हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग से फोल्डर बना हुआ है आपको टाइट्रेशन का। वीडियो में जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा टाइट्रेशन का, उसी में आपको बैलेंसिंग भी मिल जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जरूर आज कर लीजिएगा क्योंकि आज न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। और उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 110% समझ आएगा। और ये समझ आएगा नहीं आएगा ये तो आपको अपने से पता चल जाएगा। बस एक चैप्टर, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चैप्टर आप जरूर शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिए। जितना प्रॉब्लम बनाते हैं उसको बनाइए और डीपीपी बनाइए और उसके बाद मेन मेडिकल या एडवांस का क्वेश्चन बैंक बना के देखिए। एक चैप्टर में जरूर हमको आजमाइए। कोई भी एक चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, एक बार बना के देखिए तो समझ आएगा कि हम क्या सही बोल देते हैं कि 100% बनेगा, 95% बनेगा या गलत बोलते हैं। बस एक चैप्टर, और ये स्टार्ट हो रहा है तो इसी चैप्टर को आजमा लो। उसके बाद आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं और मेरे ऊपर तो आ ही जाएगा। बस एक चैप्टर शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए और मेन मेडिकल एडवांस जो भी क्वेश्चन बैंक बनाना है बना के आप देखिए। मेन और नीट का मोर देन 99% बनेगा और एडवांस का मोर देन 95%, क्योंकि एडवांस का बनाने के लिए थोड़ा बुद्धि का भी जरूरत होता है, तो आपका तो हमको पता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा। बस एक चैप्टर पढ़ लिए, बस अगला चैप्टर से आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को ईमानदारी से पढ़िए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग मेनली 3 बात पर डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस और गैल्वेनिक सेल, जिसमें नस्ट इक्वेशन वगैरह होगा जिससे कि न्यूमेरिकल कंफर्म है बोर्ड में। और लास्ट में पढ़ेंगे कोरोजन एंड बैटरी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही स्टार्ट किया गैल्वेनिक सेल से, लेकिन हम लोग थोड़ा उल्टा बदलेंगे। जो लास्ट में पढ़ाया इलेक्ट्रोलाइसिस उसको हम लोग पहले ला रहे हैं। आप इस टाइप से इसको अरेंज किए हैं जिससे आपको ज्यादा समझ आए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर कंडक्टेंस पढ़ेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे और लास्ट में कोरोजन एंड बैटरी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही बात करता है। किसके बारे में आपको बताएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस और गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, और कोरोजन और बैटरी छोटा पार्ट है। तो मेनली 2 तरह का सेल पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। मतलब जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, थर्मोकेमिस्ट्री आपको याद होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एनर्जी देता है या फिर हम एनर्जी देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता है। आप समझे? कोई भी रिएक्शन होगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा या तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या तो इंडोथर्मिक होगा। बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा आपको। या फिर आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए तो केमिकल रिएक्शन होगा। फिर से वापस सुनिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले, मतलब आप करंट दे रहे हैं बाहर से तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले, वो डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो केमिकल रिएक्शन होगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, वो डिवाइस कहलाता है गैल्वेनिक सेल।
तो दो तरीके का बातें करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, या केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो ये दो तरीके का डिवाइस पढ़ना आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। आप इन्वर्टर वाला बैटरी देखे होंगे, जब लाइट कट जाता है तो आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देता है। तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा है तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब उस समय वो गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है। मतलब उस समय वो ऐसा डिवाइस बन चुका है जो केमिकल रिएक्शन को किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन जब आप लाइट आ गया तो बैटरी चार्ज होने लगता है। तो जब बैटरी चार्ज होने लगेगा, रिचार्ज होने लगेगा, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है? केमिकल एनर्जी में। तो अभी ये जो डिवाइस किसका वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। बैटरी किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है? केमिकल एनर्जी में, चार्ज हो रहा है। और जब लाइट कट जाएगा तो फिर केमिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये दो टाइप का सेल आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, बाकी सब सपोर्टिंग टॉपिक है। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलेंगे केमिकल एनर्जी में पहले। तो इसको लिखिए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। टॉपिक का नाम लिख दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। और ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना आसानी से हम आपको इसको समझाते हैं, इस पूरे चैप्टर को। इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह तैयार करने में पिछले चैप्टर में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन अब हम लोग का बैकग्राउंड तैयार है, अब चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको समझने से पहले थोड़ा और इसके बेसिक में चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपको पढ़ाए थे, कहां पढ़ाए थे आपको याद होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब सीधा समझे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि मोल्टेन स्टेट या डिसॉल्व स्टेट, मतलब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ स्टेट, या डिसॉल्व स्टेट, मतलब किसी सॉल्वेंट में उसको मिक्स कर दिए, तो डिसॉल्व स्टेट या मोल्टेन स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट होता है दो तरीके का, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में, मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलिए, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी 100% टूट जाता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो जाए मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, KCl, HCl, H2SO4, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या फिर सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2 का नहीं, या हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये सब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको डाइल्यूट करें। ध्यान रखना यहां एक वर्ड, वेरी डाइल्यूट नहीं,
क्योंकि वेरी डाइल्यूट में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ये कंडक्शन में बड़े काम का लाइन है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे जो मॉडरेट डाइल्यूशन में, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना, मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट नहीं हो, उसको बोलेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वर्ड आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 11th में था। हम लोग को स्टार्ट करना है क्या? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in does not conduct electricity in either molten state or dissolved state, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया? जैसे आपके पास हो गया ग्लूकोज सॉल्यूशन, नहीं, ग्लूकोज सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, प्योर वाटर, या फिर ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड का सॉल्यूशन जो आयोनाइज नहीं होता है, जैसे जितना हाइड्रोकार्बन हो गया, जो भी नॉन पोलर या नॉन कोवै, ऐसा लिखो, नॉन पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर सब्सटेंस सॉल्यूशन, ये सब एग्जांपल किसका है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। किसका एग्जांपल है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, मतलब इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसी टाइप से इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इसको लिखते जाइएगा आप, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं, बस आप रेगुलर क्लास कीजिए, 100% समझा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और नहीं समझ आया तो पैसा वापस। देखो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और डिसॉल्व स्टेट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जितना भी सॉल्ट वगैरह का सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसी का बात करना है क्योंकि हम लोग को करंट ही पास करना है सॉल्यूशन से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया? क्या होगा? कंप्लीटली आयोनाइज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? कंप्लीटली आयोनाइज इन मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा इन मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या हो गया आपका? HCl, NaCl, नहीं, KCl, उसके बाद हो गया आपका H2SO4, HI, नहीं, या सॉल्ट CH3, CONA, सॉल्ट जनरली होता है, नहीं, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये सब क्या हो गया? ग्रुप 1 मतलब समझ रहे हो ना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे ये है आपके पास फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, या सिंपल लिख दे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक दिख नहीं रहा है, नहीं, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक है।
ऑर्गेनिक एसिड, इसके अलावा हो गया आपके पास NH4OH, ये सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, H2S, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जितना भी आप जानते हैं सब क्या है? वीक। ऑर्गेनिक एसिड और बेस सब किसका एग्जांपल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। बोरिक एसिड, AgCl, AgCl काम आएगा, इसको लिख दो तो, AgCl, AgBr, AgI, H3BO3, ETC। नहीं, जो 100% आयोनाइज नहीं हो, मॉडरेट डाइल्यूशन में, ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयोनाइज्ड इन मॉडरेट डाइल्यूट सॉल्यूशन। मॉडरेट वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर वेरी डाइल्यूट रहेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में 100% क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। तो ये कॉमन बातें था जो कि इस चैप्टर में यूज होगा वर्ड मीनिंग। अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है तो उससे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान से देखिएगा, ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। ये आप 9th 10th में पढ़े हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको याद आ जाएगा क्या पढ़े थे। ये एक कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो? एक्सचेंज हो। नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। ये आपको पता है, यहां बैटरी लगा देना है, ये हो गया बैटरी। ये जो बैटरी है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पंप के नाम से भी जानते हैं। पंप समझ रहे हो ना? वाटर पंप क्या करता है? एक तरफ से वाटर खींचता है और दूसरे तरफ वाटर फेंकता है, ये है इलेक्ट्रॉन पंप। बैटरी का मतलब क्या? सेल बोलो, सेल और बैटरी में अंतर समझते होंगे। तो सेल मतलब एक, और सेल को ही सीरीज में अगर जोड़ दें तो बैटरी कहलाता है। तो सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पंप वाला। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो इसका काम है एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचना और दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, A+, B-। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। ए है आपका एनोड, क्या है? एनोड। और ए पार्ट क्या है? कैथोड। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल में कहानी उल्टा हो जाएगा, वहां एनोड नेगेटिव होगा और यहां पे एनोड पॉजिटिव है। देखिए, बच्चा रटता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है एनोड और गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है एनोड। ऐसा कुछ नहीं रटना है। ना पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं ना नेगेटिव को एनोड बोलते हैं। जहां ऑक्सीडेशन हो, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो उसको एनोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो उसको कैथोड बोलते हैं। वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। फिर से वापस सुनो, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो उसको एनोड बोलेंगे और जिस पे रिडक्शन हो उसको कैथोड बोलेंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा,
ए मोल्टेन है या फिर आपका डिसॉल्व स्टेट है, कटायन और अनायन है। जैसे बैटरी का आप स्विच ऑन करेंगे, ए इस पे पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ए वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। और ये बी माइनस कहां चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव पे। ये हो गया इलेक्ट्रोड। अब इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इलेक्ट्रोड दो तरीके का होता है, एक इनर्ट और एक नॉन इनर्ट। एक बोलते हैं क्या, इनर्ट और एक नॉन इनर्ट। मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन इनर्ट, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा मतलब ये अपना डिसॉल्व होगा या डिपॉजिट होगा, तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलेंगे नॉन इनर्ट, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको, इनर्ट नाम ही से लग रहा है, इसको बोलते हैं नॉन अटैक्ड, नॉन अटैक्ड, और इसको बोलते हैं अटैक्ड। तो एक इनर्ट और एक नॉन इनर्ट। इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड वो मीडियम है जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन वहीं पे एक्सेप्ट करेगा या वहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रोड अगर नहीं पता हो तो एक लाइन अलग से लिख लो कहीं पे कि इलेक्ट्रोड क्या है, द मीडियम थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर एंड leave the electrolyte is called electrode। आप उतना सीधा सीधा समझे, ये वो मीडियम है जहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में इंटर करता है या तो फिर इलेक्ट्रोलाइट से लीव करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरीके का होता है, अटैक्ड और नॉन अटैक्ड, मतलब इनर्ट या तो नॉन इनर्ट। जब तक आपको बोला नहीं जाए कि ये नॉन इनर्ट है तब तक आपको मान करके चलना है कि इनर्ट है। जैसे इनर्ट में क्या होगा, आपका एग्जांपल पीटी इलेक्ट्रोड, क्या होगा, पीटी इलेक्ट्रोड होगा, कार्बन इलेक्ट्रोड होगा, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन अटैक्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एनोड पे क्या आ गया, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एनोड पे आ गया आपका बी माइनस, नहीं, और कैथोड पे कौन चला गया, एक एनोड था आपका प्लस, कैथोड था माइनस, तो माइनस पे चला गया ए प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, एनोड पे जाकर के इलेक्ट्रॉन ए डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। दे क्या देगा, बैटरी लूट लिया, नहीं, बैटरी का काम था इलेक्ट्रॉन खींचना, जैसे ही यहां पहुंचा होगा इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से देने वाला है बी माइनस, वो तो अलग अलग आयन होगा, तो अलग अलग उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा। आप जानते हैं आयोनाइज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम सुने हो ना, नहीं, तो सीधा सीधा अगर साइज बड़ा होगा बी माइनस का तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, अगर छोटा होगा साइज तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो बहुत बातें पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो एक फैक्टर हो गया, नहीं, तो अभी हम लोग उधर नहीं जाते, हम सीधा सीधा बोल रहे हैं बी माइनस आ गया प्लस पे, सिंपल सा बात है। ए प्लस और बी माइनस का सॉल्यूशन है, या मोल्टेन स्टेट में ए माइनस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस प्योर स्टेट में है। अभी बी माइनस यहां आता है, ए प्लस यहां जाता है। अब यहां इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रोड ही वो मीडियम है जहां इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलेगा या तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो बैटरी का काम ही है वही इलेक्ट्रॉन खींचना। तो बी माइनस जब यहां आया होगा तो बैटरी इलेक्ट्रॉन खींचा होगा। अगर सपोज कीजिए बी माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, तो फिर उसे जबरदस्ती खींचने के लिए क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, थोड़ा हाई वोल्टेज का बैटरी लगाएंगे, अब खींचा जाएगा वो। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग वोल्टेज होगा बैटरी का।
अलग अलग डिस्चार्जिंग पोटेंशियल होगा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का। तो B माइनस आ गया प्लस पे, तो B माइनस से यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। कौन खींच लिया? बैटरी। B हो गया न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन दे, माइनस मतलब एक किसी से ले लिया था, और एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहां पे आया नहीं, अब ए प्लस यहां पहुंच चुका था, वो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये भी ए न्यूट्रल हो गया क्योंकि प्लस था, एक किसी को दिया था, एक वापस ले लेगा, ए प्लस था और एक वापस इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, तो ये तो न्यूट्रल ना हो गया? नहीं, एक दिया था फिर एक ले लिया, औकात में आ गया नहीं। तो ए आप देखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ कि ये जो बैटरी है धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बैटरी का जो एनर्जी है वो किसमें ट्रांसफर होते जा रहा है? केमिकल रिएक्शन में। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी का एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है? केमिकल एनर्जी में। इस डिवाइस को क्या नाम देंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफिनीशन लिख लीजिए आप। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलेंगे? पहले इसको बना लोगे कि लिख लोगे? बनाना तो तुम्हारा काम है, पहले लिख ही लो। लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लिख के डैश दे दीजिए। लिखो एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस to convert electrical energy into chemical energy, और इसको आप बना लीजिए, पॉज कीजिए और बनाइए। जल्दी बनाइए। और अब आपको हम समझाते हैं, अब पॉज करके बना लीजिएगा, हम तो उतना रुक नहीं सकते हैं क्लासरूम टाइप का, इसीलिए तो आपका 1.5 क्लास 1 क्लास में हो जाता है। चलिए देखिए, अब उतना बड़ा बड़ा क्लास नहीं रखते हैं, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का रखेंगे। किसी न्यूमेरिकल होगा उस दिन थोड़ा ज़्यादा लंबा रहेगा, क्योंकि ऐसे तो नवंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा। देखो तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं? नहीं तो ये बचपन से समझ रहे हो आप कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में करंट पास करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट, डीसी। चलिए देखिए, समझिएगा बात को। फिर से वो डब्बा वापस बनाते हैं। डब्बा पूरा आज का क्लास में यही बनाना है, आज क्या कल भी यही बनाना है। ए इलेक्ट्रोलाइसिस, अब समझिएगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों इनर्ट है। जब तक हम आपको नहीं बोले कि नॉन इनर्ट है या अटैक्ड है, तब तक आपको समझना है कि प्लेटिनम या ग्रेफाइट का है। नॉन इनर्ट, सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब यहां पे बैटरी लगाए, बड़ा वाला मतलब प्लस, छोटा वाला मतलब माइनस। माइनस छोटा माइनर, समझते हो ना? तो ए हो गया माइनस, ए हो गया प्लस। अब इसमें आप मोल्टेन NaCl डाल दिए। क्या डाल दिए? NaCl मोल्टेन, मतलब कुछ है नहीं, सिर्फ NaCl है। इसी को पिघला दिए, मैंने दूसरा कुछ है नहीं, बस NaCl है। नमक को इतना गर्म किए होंगे, हाई टेम्परेचर पे होगा तब ना पिघला हुआ होगा। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, क्योंकि सॉलिड में तो करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड रहेगा तो इस दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो Cl इधर नहीं जा सकता है, Na प्लस इधर नहीं जा सकता है। तो उसको हीट करके क्या बना दिए हम?
NaCl लिक्विड, पिघला दिए उसको गर्म करके, तो प्लस तरफ कौन चला जाएगा, Cl माइनस, Na प्लस कहां चला जाएगा, माइनस तरफ, तो एनोड पे क्या आएगा, आप ध्यान रखिएगा, प्लस क्या है आपका, एनोड है, तो एनोड पे क्या आ गया, ध्यान दीजिए, एनोड पे आ गया आपका Cl माइनस, और कैथोड पे क्या चला गया आपका, कैथोड पे गया Na प्लस, कुछ नहीं और पानी में नहीं घोले हैं, ध्यान रखिएगा, NaCl को ही पिघला दिए, तो ये Cl माइनस है, दो में बैलेंस होगा, Cl माइनस सॉरी Na प्लस, दो में बैलेंस होगा इसलिए दो बार लिख रहे हैं। अब Cl माइनस, Cl फ्री रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, नहीं ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, अभी 8 था, 7 तो होता ही, एक किसी से लेके रखा था तो 8 था, एक किसी को दे दिया तो अब न्यूट्रल हो गया। अभी दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, Cl दोनों मिलके बॉन्ड बना के क्या बना लिया, Cl2, और ए इलेक्ट्रॉन वह बैटरी इसको खींच करके कहां ले गया, सोडियम के पास, ए इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक एक, तो एक ले लेगा तो न्यूट्रल हो गया, Na 2 मोल Na बन जाएगा लिक्विड। ध्यान रखिएगा, जिस टेम्परेचर पे NaCl सॉलिड होगा उस टेम्परेचर पे Na प्लस कभी सॉलिड नहीं हो सकता है। जनरली आगे चल के होगा कि जो भी मेटल होगा इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये धीरे धीरे इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं। क्यों? क्योंकि जिस टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड क्या है, NaCl लिक्विड होगा, उस टेम्परेचर पे Na कभी भी सॉलिड बन के डिपॉजिट नहीं होगा, तो इसमें स्पेशली Na लिक्विड फेज में रहता है क्योंकि मोल्टेन रखे हैं। यही अगर एक्वस रहता है NaCl तो Na सॉलिड रहता है, इस पे जाके डिपॉजिट हो सकता था। बात समझ गए? तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में करंट पास कर दिए, बैटरी से क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लिख डालिए, लिखो, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन of an electrolyte by direct current through its molten state, ब्रैकेट में लिख देना फ्यूज्ड स्टेट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद और डिजॉल्व स्टेट, और डिजॉल्व स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और पॉज कीजिए और इस फोटो को बना लीजिए, Cl2 प्लस क्या बना, Na, लिख लिए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा होगा दो पार्ट, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो पढ़ेंगे आप, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, वो आपको बताएगा क्वालिटेटिव मतलब होता क्या है कि क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। कितना ग्राम बनेगा, अमाउंट की बात करेगा, उसको बोलते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये दो तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें कितना प्रोडक्ट किसमें
क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो Na प्लस क्लोरीन बना, तो ये हम लोग पढ़े, ये कहलाएगा क्या आपको, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लोरीन बना और Na बना, लेकिन कितना ग्राम बना, कितना करंट देंगे तो कितना ग्राम बनेगा, कितने सेकंड में बनेगा, एक कहलाएगा आपका क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। कितना ग्राम बनेगा, कितना करंट यूज होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब निकालना क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। जबकि क्या बनेगा ये बताएगा कौन, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बड़े काम का है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं काम आएगा, बल्कि इनऑर्गेनिक में कम से कम 20 रिएक्शन आपको याद करवाएगा, 20। वो आपका मेटलर्जी से लेकर के एफ ब्लॉक तक, ये काम का हुआ। दूसरा, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, हंस डाइकर रिएक्शन, इसमें भी ये काम आने वाला है। तो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, इसका बात हम लोग करेंगे। ये इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक सब में काम आएगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, जितना आप बुक्स में देखते हो उससे थोड़ा डिटेल रहेगा ये, क्योंकि ये पूरा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में काम आने वाला है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो पहले टॉपिक का नाम लिखिए, पहले टॉपिक का नाम लिख दीजिए क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर। पहला, खाली सिर्फ समझा रहे हैं, इससे नहीं आएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, लेकिन फैक्टर लिखते जाइए आप। जैसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये कि मोल्टेन है कि एक्वस सॉल्यूशन है, इस पे डिपेंड करेगा। आप सीधा सीधा समझिएगा, नहीं जैसे आप समझे इसको कि मोल्टेन रहेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, बेकार मिटाए वही फिर से वापस बनाना है, आपको नहीं बनाना है, आप सिर्फ समझते जाइए। आगे जब प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ए है प्लस और इधर माइनस। अभी आप मोल्टेन NaCl रखे थे, ध्यान दिए थे, Na प्लस और Cl माइनस रखे थे। Cl आया था प्लस पे एनोड पे, और Na प्लस कहाँ गया था, कैथोड पे। नहीं तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। अब देखिए थे 2Cl माइनस था, Cl2 बनाया था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड। उसके बाद कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे 2Na प्लस आया था। दो इसलिए लिख रहे थे कि दो में से तो एक मॉलिक्यूल होगा नहीं, आप भी समझ रहे हैं, अरबों खरबों होगा नहीं, तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाया होगा, 2Na। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां पे प्रोडक्ट बना आपका क्लोरीन और सोडियम। अब सोचिए कि यही एक्वस सॉल्यूशन होता, मोल्टेन में बना सोडियम और क्लोरीन। NaCl को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस किए मोल्टेन स्टेट में तो दो प्रोडक्ट बना, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी का एक्वस सॉल्यूशन होता, Na प्लस और Cl माइनस तो होता ही, वाटर होता तो वाटर भी थोड़ा बहुत आयोनाइज होता, H प्लस और OH माइनस। मतलब एनोड पे आने वाला सिर्फ Cl माइनस नहीं होता, इस बार
एक्वस रहता तो इस बार OH माइनस भी आता। कौन आता? OH माइनस भी आता। और यहां पे सिर्फ Na प्लस नहीं जाता, H प्लस भी जाता। अब यहां इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी बैटरी का देखिए। अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि ऑक्सीजन से खींचेगा? तो इस दोनों में से तो कोई एक ही डिस्चार्ज होगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता होगा उससे बैटरी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा वाला बच जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, Cl माइनस क्लोरीन का साइज बड़ा होता है O माइनस से। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरीन का कम होता है। तो कौन आसानी से डिस्चार्ज होगा? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? क्लोरीन। तो यहां पे तो क्लोरीन प्रोडक्ट बना, लेकिन यहां पे सोडियम मेटल है Na प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और हाइड्रोजन। इस बार ए डिस्चार्ज नहीं होगा सोडियम, उससे पहले कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? इस दोनों में कंपटीशन होगा ना, जिसका ज्यादा पावर होगा वो खींचेगा। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है। कम वोल्टेज के पे ही क्या हो जाएगा? Cl माइनस डिस्चार्ज होगा और H प्लस। तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के तो H2 बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा H फ्री रेडिकल, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा H फ्री रेडिकल, दोनों मिला तो H2 बन गया। मतलब ये कि अगर एक्वस था तो प्रोडक्ट बदल गया। अब देखिए, जब मोल्टेन था तो आपका बदला था Cl2 और Na प्रोडक्ट बना था, लेकिन जब उसी में एक्वस सॉल्यूशन बना दिया NaCl को, तो क्लोरीन तो अभी भी बन रहा है, लेकिन Na नहीं बन के क्या बन रहा है? H2। और उसका Na प्लस बच जा रहा है, इसका OH माइनस, जो कि दोनों यहां बच जाएगा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होते जाएगा प्रोसेस, सॉल्यूशन में NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। आगे चल के आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड पास किए तो बताओ कि इस सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा। ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन पूछेगा। तो आप देखिए कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अगर मोल्टेन था तो क्लोरीन और Na बन रहा था, लेकिन जैसे उसको एक्वस किए तो क्लोरीन तो बन रहा है, लेकिन यहां हाइड्रोजन गैस बनने लगा। क्योंकि जब दो दो पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे पहुंचा होगा तो दोनों में से जो इजिली डिस्चार्ज हो सकता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वही इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो इसमें से आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? H प्लस, सोडियम मेटल है, उसका तो काम है इलेक्ट्रॉन देना। लेकिन यहां पे H प्लस नॉन मेटल है, जो कि इलेक्ट्रॉन देकर के अनस्टेबल होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ऐसे हम कौन पहले डिस्चार्ज होता है कटायन और कौन पहले डिस्चार्ज होता है अनायन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अलग से एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डिस्चार्जिंग थ्योरी, तो इससे और आसान हो जाएगा ये। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोल्टेन होगा कि एक्वस होगा, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ये कि अटैक्ड है कि नॉन अटैक्ड है, या फिर इनर्ट है कि नॉन इनर्ट है, दोनों में से क्या है। अब आप ध्यान दीजिए, इसी में अगर इस जिंक का होता, क्या होता है? जिंक का मेटल होता। अभी तो इनर्ट था, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्ट्रोड। लेकिन अब सोचो कि जिंक का इलेक्ट्रोड होता तो एनोड पे कौन आता? Cl माइनस आता, OH माइनस आता, और खुद ही जिंक का बना हुआ था। अब जब बैटरी इलेक्ट्रॉन खींचने का कोशिश करेगा तो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन देगा? Cl और OH में तो Cl माइनस देता पहले, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और नहीं समझ रहे हो तो अभी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं कि कौन पहले डिस्चार्ज होता है। और Zn तो मेटल है, ये सब तो नॉन मेटल है। यहां सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यही डिजोल्व हो जाएगा, यहां से Zn धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि जो अभी क्लोरीन गैस आपका बन रहा था, इनर्ट था, तो ये नहीं होता तो कौन होता? ये इलेक्ट्रॉन देता तो क्लोरीन गैस ही इवॉल्व होता है एनोड पे। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? जिंक था तो जिंक ही इलेक्ट्रॉन दे दिया बैटरी को, तो क्लोरीन गैस नहीं बना इस बार। मतलब प्रोडक्ट इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड
अटैक्ड है कि नॉन अटैक्ड है, इनर्ट है कि नॉन इनर्ट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्या देखिए आप, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और तीसरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, ऐसा लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाइल्यूट होगा कि कॉन्संट्रेटेड होगा, उस पे भी डिपेंड करता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नॉन इनर्ट है इलेक्ट्रोड, मतलब जनरलाइज चल रहा है। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और कंसंट्रेटेड होगा तो अलग। आप सोचिए, अगर कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेटेड मतलब वाटर कम, सॉल्वेंट कम, तो कॉन्क H2SO4 हो गया H प्लस में टूटेगा और HSO4 माइनस में टूटेगा। टूटेगा क्या, दूसरा H प्लस तो देगा ही नहीं क्योंकि पानी बचा ही नहीं, बहुत कंसंट्रेटेड था तो एक H प्लस देकर के बाकी किस में रह गया, HSO4 माइनस में। लेकिन यही अगर डाइल्यूट होता, तो जब डाइल्यूट होता तो ये दोनों H प्लस टूट जाता और SO4 2 माइनस होता। मतलब है कि एनोड पे एक बार HSO4 माइनस आता और दूसरे केस में SO4 2 माइनस आता, मतलब दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनता। मतलब इस बात पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है अब, नहीं, नेक्स्ट फैक्टर जो ध्यान से पढ़िएगा, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, इसको हम अलग से पढ़ा दे रहे हैं। तो अगला पॉइंट ऐसे एक और बात पे डिपेंड करता है कि हाई करंट डेंसिटी है कि लो करंट डेंसिटी है। नहीं, मतलब है कि हाई वोल्टेज का बैटरी रहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसी एग्जांपल में आप समझ लो ना, अगर हाई करंट डेंसिटी यूज करें तो पहला H प्लस जैसे ही टूटेगा, आप जानते हैं कि डाइप्रोटिक एसिड है तो पहले H2SO4 टूटता है कैसे, H प्लस। नेक्स्ट फैक्टर लिख दीजिएगा तो करंट डेंसिटी, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, करंट डेंसिटी, फोर्थ जो भी नंबर होगा, करंट डेंसिटी हाई और लो, करंट डेंसिटी हाई होगा कि लो होगा। तो आप देखिए H प्लस टूटता है, फिर वापस HSO4 माइनस में रहता है और फिर वापस HSO4 माइनस डिसोसिएट होता है H प्लस और SO4 2 माइनस। इसी में समझिए हाई करंट डेंसिटी। अगर हाई करंट डेंसिटी होगा तो जैसे ही पहला H प्लस टूटा होगा उसी समय HSO4 माइनस को जबरदस्ती खींच लिया होगा एनोड, यहां टूटा तुरंत खींच लिया क्योंकि वोल्टेज हाई है। अब यहां पे देखिए, अगर लो करंट डेंसिटी होता है तो आराम से टूट जाता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो लो करंट डेंसिटी होता तो SO4 2 माइनस आता और हाई करंट डेंसिटी होता तो HSO4 माइनस आता। तो उस केस में भी प्रोडक्ट क्या हो जाता, चेंज हो जाता, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस होता। बाकी देखिए अभी तक जो पढ़े वो सब कहानी था, नहीं चलिए एक एक फैक्टर था, थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाया, लेकिन जो न्यूमेरिकल बनाएगा, जो मेन काम करेगा वो अब आया, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। क्या, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। तो टॉपिक का नाम दीजिए डिस्चार्जिंग थ्योरी, लिखिए डिस्चार्जिंग थ्योरी, डिस्चार्जिंग थ्योरी। इसी में अगला 5वां या 6ठा पॉइंट होगा उसको में लिख दीजिए, या अलग से भी दे सकते हो टॉपिक, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल में डिफिनीशन बता दिया है और उसके आगे तुरंत क्या पढ़ा दिया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसका बात नहीं करना, हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्या बोले थे टॉपिक, डिस्चार्जिंग थ्योरी। तो लिखिए डिस्चार्जिंग थ्योरी। तो देखिए डिस्चार्जिंग थ्योरी, डिस्चार्जिंग थ्योरी। तो डिस्चार्जिंग थ्योरी है क्या, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा वो इजिली डिस्चार्ज होगा। इसको आप अभी आप समझ रहे थे,
इसमें एक था एनोड और एक था कैथोड। यहां बैटरी था जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा पीडी, नहीं ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अब Cl माइनस और OH माइनस दो नेगेटिव या दो से ज्यादा नेगेटिव जब सॉल्यूशन में होगा तो ये दोनों नेगेटिव इस पे आएगा पॉजिटिव पे। तो Cl माइनस एनोड पे दो या दो से अधिक आयन हो, Cl माइनस डिस्चार्ज होगा तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। OH माइनस डिस्चार्ज होगा तो हाफ O2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, नहीं। तो इस दोनों में कौन डिस्चार्ज होना चाहिए, इसको हम अलग से बताएंगे कि कैसे ऐसे हुआ। तो ये दोनों में कौन डिस्चार्ज पहले होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींचना ज्यादा आसान है, मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा, जबकि OH माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, रफली समझिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट स्ट्रांगली करेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। मतलब इसको डिस्चार्ज होने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बोलिए इसको, डीपी। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हाई पोटेंशियल चाहिए, तो इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हाई होगा और इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होगा। तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होगा वो इजिली डिस्चार्ज होगा, नहीं जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होगा वो इजिली डिस्चार्ज होगा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू डिस्चार्जिंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्जिंग थ्योरी higher is the discharging potential, higher is the discharging potential, higher is the discharging potential, ब्रैकेट में डीपी लिख दीजिएगा। higher is the discharging potential of ion, higher is the discharging potential of an ion, less is its tendency, less is its tendency to get discharging, yeah, to get discharged, to get discharged। तो दो तरह का आयन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल आपको देखना होगा। एक तो अनायन हो गया जो कि कैथोड पे आएगा, और एक कटायन हो गया जो कि कहां जाएगा, एनोड पे, सॉरी कैथोड पे। तो पहले हम देखते हैं कि कौन आसानी से डिस्चार्ज होगा। तो रफली आप वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह दिमाग में साइज वगैरह पे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन देखिए अनायन में डिस्चार्ज करना आसान है। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल या डिस्चार्जिंग लिख देते हैं, डिस्चार्जिंग चार्जिंग ऑफ एनायंस। तो सबसे आसानी से डिस्चार्ज होता है I माइनस, उसके बाद Br माइनस, Cl माइनस, RCO माइनस, RCO माइनस, उसके बाद नंबर आता है OH माइनस, उसके बाद आता है आपका NO3 माइनस, उसके बाद SO4 2 माइनस, नहीं SO4 2 माइनस। तो ये आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, समझ गए बात। तो SO4 मतलब डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, डीपी इधर बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो डिस्चार्जिंग होने का चांसेस कम होगा। और सबसे कम डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसका है, आयोडीन माइनस का, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो I माइनस इजिली डिस्चार्ज होगा रेस्पेक्ट में Cl माइनस से, और NO3 माइनस ये सब डिस्चार्ज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करेगा। अब सपोज करें यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां सल्फर का +6 है, तो नाइट्रोजन +5 से ज्यादा तो जा नहीं सकता है। मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, +5।
5 ही होता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में, तो +5 तो ऑलरेडी है इसका, तो +6 में तो जाएगा नहीं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो नेगेटिव होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। मतलब ये आसानी से ये सब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होता है? I-, Br-, तब Cl-, तब RCO-, तब OH-, सबसे लास्ट SO4 2-। अब अगर हम लोग बात करें डिस्चार्जिंग ऑफ कटायन, किसका बात करें? डिस्चार्जिंग ऑफ कटायन की। तो कटायन में आप कटायन जनरली मेटल होगा, और मेटल होगा तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी चैप्टर में पढ़ना है, उसका कुछ पार्ट हम यहां पे लिख दें तो इधर भी काम कर जाएगा, आगे भी काम करेगा। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कटायन में सबसे पहले आप इसको ऐसे समझे, लिख दीजिए डिस्चार्जिंग ऑफ कटायन। आप लोग को 11th में एक बात पढ़ाए थे, आपको याद होगा, लीलावती की शादी, याद आया? लीलावती की शादी चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला कहानी जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आगे चल के बन जाएगा ये, और इनऑर्गेनिक में कम से कम 10 से 12 रिएक्शन आपको याद करा है। 10-12 कम ही बोल रहे हैं, कम से कम 15 प्लस होगा। इतना रिएक्शन को आपको ऐसे ही याद करा देगा, मतलब रटा नहीं मारना पड़ेगा 15 रिएक्शन। तो इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो खैर बहुत ज़्यादा यूज है और आगे भी यूज है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कटायन आप लिख दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्चार्जिंग पोटेंशियल Li+ का होता है, मतलब Li+ जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, मेटल है, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन नहीं करता है। तो लीलावती, ये हम Li लिख रहे हैं, मतलब आपको समझना है कि Li+ है। जो सिंपल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, उस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लीलावती के बाप से सरोज के काका ने मांगी। ध्यान देना, लीलावती एक कहानी सुनाया था आपको 11th में। लीलावती एक लड़की का नाम है, नहीं, नेपाल बॉर्डर साइड एक लड़का रहता है जिसका नाम था सरोज या सुरेश, जो भी रखना है रख दो। तो वो लड़का बहुत गरीब गांव का गरीब बच्चा था। उसके गांव में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। उसका चाचा था जो तीसरा तक पढ़ा था। तो उसका बाप को बड़ा अफसोस होता था कि हम पढ़े नहीं, मेरा भाई पढ़ा हुआ है। तो अपना बेटा को सोचा खूब पढ़ाएंगे। बेटा भी थोड़ा लायक था, पढ़ने वाला था, तो लोग टाइप का नालायक नहीं था। तो बहुत पढ़ता गया, इतना पढ़ा कि IAS बन गया। नहीं, और IAS बन गया तो उसका समाज का सब, उसका शादी का बात आया तो बहुत लोग आने लगा उसके घर कि यहाँ शादी कीजिए, वहाँ कीजिए, इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो एक थोड़ा नेता टाइप आदमी था, या बोलो कि घूस वाला आदमी था, मतलब बहुत पैसा वाला था। तो वो आया, उसका बेटी का नाम था लीलावती। वो बोला कि देखो, तुमको जो जो चाहिए सब मिल जाएगा, लिस्ट बना के आ जाना, ठीक है, बस फाइनल करो। तो इसका बाप भी चल कहा कि ठीक है, इतना सारा दे रहा है पैसा वैसा। तो अपना भाई को भेजा, कहा कि हम तो कुछ जानते नहीं है क्या क्या मांगना है, तुम पढ़ा लिखा है, शहर भी गया है, तो तुम ऐसा करो कि तुम चल जाओ एक लिस्ट बना करके। तो वही लिस्ट आपको हम बता रहे हैं, उससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा। तो देखो, लीलावती के बाप से, लीलावती के बाप से सरोज के काका ने मांगी। क्या क्या मांगी, ध्यान देना। लीलावती के बाप से सरोज के काका ने मांगी। क्या क्या मांगी, देखना लिस्ट क्या है। अलमीरा, मैंने अपना औकात से शुरू किया है, देखो अलमीरा। मनी, कहा कि देखो सब बेचा गया, पैसा खत्म हो गया पढ़ाने में,
लीलावती के बाप से सरोज के काका ने मांगी अलमीरा, मनी, जमीन, आगे वो भी बेचा गया सब, जमीन, कार, वो भी फेरारी। नहीं देखा होगा कभी फिल्म फेरारी का सवारी? नहीं। तो लीलावती के बाप से सरोज के काका, सरोज लड़का का नाम था, समझ रहे हो, काका अगर बिहार झारखंड यूपी में घर है तो जानता ही होगा कि काका किसको बोलते हैं। नहीं, सरोज के काका ने मांगी अलमीरा, मनी, जमीन, कार, वो भी फेरारी। उसके बाद कहा कि सीडी प्लेयर भी कौन देगा? नहीं, सीडी प्लेयर दो, कैसेट भी दो, मतलब समझ रहे हो। लीलावती के बाप से सरोज के काका ने मांगी अलमीरा, मनी, जमीन, कार, भी फेरारी, सीडी प्लेयर, कैसेट, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन। फिर से वापस देखिए, लीलावती की बाप से सरोज के काका ने मांगी अलमीरा, मनी, जमीन, कार, वो भी फेरारी, सीडी प्लेयर, कैसेट, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। ए हो गया आपका, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0.002 होता है, लेकिन 00 मानते हैं, वोल्ट हो गया, मतलब एक रेफरेंस हो गया। उसके बाद इसके नीचे आता है कुछ मेटल, का हो आज पेंटुआ आवेगा, उसके बाद सब नॉन मेटल शुरू हो जाता है। फिर से सुनो, देखो भोजपुरी तो आता ही होगा तुम लोग को, नहीं आता होगा तो एक भोजपुरी फिल्म देख लेना, धीरेन्द्र से क्या है, निरहुआ का, समझ जाएगा। का हो क्या, का हो आज पिंटुआ आवेगा, नहीं, का हो तो छुट्टी है क्या, नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया। का हो आज पिंटुआ आवेगा, AU 3+ रहेगा, नहीं, मतलब ये सब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि Li++ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Li में बदलेगा। जैसे कैल्शियम तो कैल्शियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन में बदलेगा। ये है AU 3+, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर AU में बदलेगा। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक के लिए। आगे चल करके सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, फ्लोरीन। नहीं, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, फ्लोरीन, और सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ए। मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे तो डिस्चार्जिंग होने का चांसेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डिस्चार्जिंग। यहां पे H2 लिखा हुआ है, मतलब H++ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनने का टेंडेंसी। तो सबसे आसानी से कौन डिस्चार्ज होगा, फ्लोरीन। नहीं, अब उसको छोड़ दो, इधर मेटल रहेगा AU 3+। और सबसे मुश्किल से कौन डिस्चार्ज होगा, Li+। नहीं, तो डिस्चार्जिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। क्या हो गया, इस पूरे कहानी को ध्यान दीजिए आप। लीलावती के बाप से सरोज के काका ने मांगी अलमीरा, मनी, जमीन, कार, भी फेरारी, और कहा कि सीडी प्लेयर, और कहा कि सीडी प्लेयर तुम देगा, कैसेट तुम्हारा बाप देगा, कैसेट, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। और फिर आगे थोड़ा भोजपुरी में है, अपना मर्जी से जैसे याद रखना। का हो आज पिंटुआ आवेगा, इसे पूरा को भोजपुरी में सेट कर सकते हो। लीलावतिया के बाप से सरोजवा के काका ने मांगी, नहीं छोड़ो, याद कर लेना इसको, ये बहुत काम का है। जितना छोटा लग रहा है उतना है नहीं है। आपको कम से कम 15 रिएक्शन याद करवाएगा इनऑर्गेनिक में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो रहेगा एक क्वेश्चन मेन में जरूर, और मेडिकल में बनाए गए। तो इसको याद रखना, हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है। लीलावती के बाप से सरोज, या सुरेशवा छिक्या रे, कुछ भी कर दो, नहीं, सरोज के काका
काका ने मांगी, क्या क्या मांगी, ध्यान रखना, 4-5 बार इसलिए पढ़े कि ध्यान रखे कि कैसे। अलमीरा, अलमीरा, मनी, जमीन, जमीन, इधर का होगा इधर का होगा जी, छोड़ो, जमीन, कार, वो भी, फेरारी, सीडी प्लेयर, कैसेट, नहीं तो शादी, पोस्टपोन्ड है। अगला क्लास तक याद रहना चाहिए, काम क्या है अगले क्लास में काम होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास था, इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम लिख दो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम लोग एक और टॉपिक जिसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थैंक यू, आज पहला क्लास है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो।